हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आप एग्जिट पोल देख रहे हैं और एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन अब उस एग्जिट पोल को आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये जो चुनावी प्रक्रिया थी, जिसकी घोषणा 25 सितंबर को हुई, जो आज पूरी हुई 7 नवंबर को, इस 1.5-2 महीने में बिहार की जनता ने कैसे अपने मन को टटोला और फिर जाके ईवीएम का बटन दबाया। शुरुआत में हवा कहां थी और फिर कैसे हवा बदलती गई फेज दर फेज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 फेज की बात कर चुके हैं। आज तीसरे चरण का मतदान हुआ 7 नवंबर को। आज के मतदान के दौरान, जो कि सीमांचल का इलाका था और उत्तरी बिहार का इलाका था, इस जगहों पर आखिरकार क्या हुआ, किसको फायदा हुआ, जानते हैं शोभना से। एक बार फिर चलते हैं हेलीकॉप्टर राइड पे शोभना के साथ। लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए पटना के इर्द गिर्द ये मंडरा रहा है। आपको हनुमान जी का, बजरंगबली का मंदिर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अब मैं तीसरा फेज, जो कि आज 7 नवंबर को मतदान हुआ है 78 सीटों के लिए, उसका आपको आंकड़ा दिखा देती हूँ। पहले फेज में आरजेडी ने बढ़त ली थी, दूसरे फेज में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली थी। अब तीसरे फेज में बजरंगबली ने किसको आशीर्वाद दिया है, जैसा कि बता रहे हैं सुमित, सीमांचल और उत्तरी बिहार का ये इलाका है, तो लीजिए यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नीतीश गठबंधन को 33 से 37 सीटें, लालू गठबंधन को 37 से 43 सीटें, चिराग पासवान हर फेज में, तीनों फेज की हमने बात कर ली, कहीं भी कुछ चमत्कार नहीं दिखा पाए, किसी भी रीजन में कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए। हाँ, उन्होंने जेडीयू गठबंधन को नुकसान जरूर पहुंचाया है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। तो ये जो डिफरेंस ऑफ सीट्स है, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है फेज 3 में। कांटे की टक्कर फेज 3 में देखने को मिल रही है। पहले चरण में आरजेडी गठबंधन ने बढ़त, दूसरे चरण में एनडीए को बढ़त, लेकिन जो तीसरे चरण का मतदान हुआ उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरी सहयोगी रोमाना का। तीनों चरण हमने आपको दिखा दिए, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और आज की तारीख 7 नवंबर। शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ है और उसका आंकड़ा भी आपके सामने है। रोमाना, कांटे की टक्कर तीसरे फेज के नतीजों में देखने को मिल रही है एग्जिट पोल के। तो तीसरे चरण का आंकड़ा एग्जिट पोल का, तीसरा चरण मतलब आज 7 नवंबर वोटिंग किन इलाकों में हुई है, इस पर भी आपको गौर कर लेना चाहिए। सीमांचल वाला इलाका तीसरे फेज में एनडीए पिछड़ गया, महागठबंधन ने फिर से बढ़त बना ली और महागठबंधन एनडीए से आगे निकल गया। तीसरा फेज, जिसमें 78 सीटों पर 15 जिलों में ये 78 सीटें जिस पर आज वोट पड़े। और तीसरे फेज की तीसरी बड़ी बात यह कि तीसरे फेज में आरजेडी को फायदा, क्योंकि इस तीसरे फेज में सीधी लड़ाई माना जा रहा था। मोटे तौर पर जो देखने के लिए मिलेगी वो नीतीश वर्सेस तेजस्वी की, और इसमें तेजस्वी यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, बिल्कुल, कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत साफ हो गई। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, राजनीतिक पार्टियों ने अपना स्टांस बदला, अपनी रणनीति को बदला। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बार बार सिर्फ एक ही बात करते रहे कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार की रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, तो ये चीज उनके शायद फायदे में गई। अगर एग्जिट पोल ऐसे ही बदलते हैं सीटों में 10 तारीख को, जो कि सी वोटर का सर्वे बता रहा है। इसी मुद्दे पर आगे बढ़ता हूं, लेकिन पहला एक रिएक्शन में वाजपेयी जी का लूंगा। काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ए.के. वाजपेयी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के आप नेता हैं, चिराग पासवान के आप मजबूत सलाहकार हैं। अच्छा, वाजपेयी जी नहीं हमारे साथ, मुझे बताया जा रहा है वो दिल्ली से थ्रू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन और मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। बद्री नारायण जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बद्री जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। दरअसल चिराग पासवान, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे तमाम जो फैक्टर्स थे, इन्होंने बीजेपी या जेडीयू गठबंधन की मदद क्यों नहीं की? क्यों एग्जिट पोल में इनके होने के बावजूद भी महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है? देखिए सुमित जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि चिराग पासवान ने एक तरह से दोनों को घाटा किया। जहां जहां उनके सवर्ण कैंडिडेट थे वहां उन्होंने बीजेपी को घाटा किया, जहां उनके दलित कैंडिडेट थे वहां उन्होंने आरजेडी और जेडीयू दोनों को घाटा किया, यानी एक साथ दोनों को घाटा किया। तो डबल एज स्वॉर्ड है ये जो चिराग पासवान है, डबल एज स्वॉर्ड है इस चुनाव में। और एमआईएम वगैरह इसलिए नहीं काम कर पाए क्योंकि जैसा हमने कहा और आपके प्रतिनिधि ने भी कहा था विधि में
कि वहाँ एक बड़ा जो नैरेटिव है वो गरीबी और बेरोजगारी का सवाल मुस्लिम एरियाज में भी हुआ। इसलिए 60% जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां भी जो असदुद्दीन ओवैसी किनारे होते चले गए। जो पिछले बार जिन्होंने एक विजिबिलिटी दिखाई थी वो एकदम खत्म सी होती गई। तो ये छोटे दल इन्होंने घाटा किया है, सबसे ज्यादा घाटा इसमें लूजर कोई है सुमित जी तो वो नीतीश जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनको घाटा किया, चिराग पासवान ने भी उनको घाटा किया, ओवैसी ने भी घाटा किया उनको, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर पहले देखिए बीजेपी को मुस्लिम वोट शायद न मिला हो लेकिन नीतीश जी को मिलता था। इस बार वो शायद नहीं मिला है अगर आपका ये सही है जो एग्जिट पोल तो, और उसमें सबने ही नीतीश को काटा। अगर बद्री जी मेरे पास डेमोग्राफिक डिटेल्स भी आज शाम तक देर रात तक आ जाएंगे, जैसा कि मुझे यशवंत देशमुख ने बताया है, सी वोटर ने, उसको भी हम बाइफरकेट करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे 10 तारीख के पहले कि किस तरीके से किस जात के वोटर ने किधर और कैसे वोट किया, क्यों वोट किया, इश्यूज क्या रहे, मुद्दे क्या रहे। मृत्युंजय तिवारी, अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है, तीनों फेज के आंकड़े आ गए, नंबर आ गए, चीजें आपके सामने हैं, और इन सब के बीच में आप कुछ सुनाना नहीं चाहेंगे? एकदम सुनाएंगे। देखिए ये तस्वीर जो है हाँ। और साफ होगी 10 नवंबर को। हम बार बार कह रहे हैं, आप लॉक कर लीजिए मेरे इस वाक्य को, ये फिगर 200 के पार जाएगा। और ये मेरा अहंकार बड़बोलापन नहीं बोल रहा है सुमित जी, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है जो तेजस्वी यादव जी के सर पर है। इसलिए हम कह रहे हैं, देखा है पहली बार जनता की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, बनेगी बिहार में तेजस्वी सरकार। इसलिए ये जनता की ये महानता है, यही लोकतंत्र की ताकत है, जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी यही जनता पहुंचा देती है। 1-1.5 साल पहले इसी बीजेपी एनडीए को जनता ने लोकसभा के चुनाव में 40 में 39 सांसद दिए, लेकिन इनका अहंकार सर चढ़कर बोलने लगा था। जब कोरोना काल में मजदूर रो रहे थे, बेटियां अपने गरीब पिता को साइकिल पर हरियाणा से लेकर आ रहे थे, ये मजदूरों के पैर में छाले पड़े थे और नौजवान बेरोजगारी की मार से परेशान था, बिहार बदहाली में था, बिहार की जनता रो रही थी, तो ये लोग सोए हुए थे। आज जनता ने दिखा दिया ये लोकतंत्र की ताकत है। जवाब दीजिए राजीव जी। जनता के वोट बन चुके हैं, ईवीएम बंद हो चुकी है, स्ट्रांग रूम में पहुंच रही है, ईवीएम बंद हो चुके हैं, और जो ये निष्कर्ष हैं इसमें अभी भी कई विरोधाभासी तथ्य हैं, और इसीलिए अभी बहुत बड़बोले वायदों की गुंजाइश नहीं है। और इसके विश्लेषण में मृत्युंजय जी ने गाना अच्छा गाया, लेकिन गाने का जो भाव है उसे बहुत गुमराह मत होइए आप। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, हमने भी नतमस्तक है और ने बहुत आशीर्वाद दिया है, बराबर व्यक्तिगत टिप्पणी किया है नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी पर, वो भी आशीर्वाद है। और एक प्रवक्ता महोदय ने भी हमें जो कहा है वो भी मेरे लिए आशीर्वाद बना। आज हमारा सकून अब हो गया, अब हम लोगों की भी बात ले लीजिए, बोल सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि मैंने अभी पहले भी आपको कहा जी, इस पूरे सर्वे के अगर निष्कर्ष को आप देखेंगे, और मैं समझता हूं यहाँ सीएसडीएस के साथ अभय दुबे जी का भी जुड़ाव है और प्रदीप जी भी है, इसके बाद के सेगमेंट में वो रोशनी डाल पाएंगे। अलग अलग सर्वे से जो निष्कर्ष है नजदीकी मुकाबला जरूर बताते हैं, लेकिन अगर 70 सीटों में कांटे का संघर्ष है और मार्जिन ऑफ एरर जैसे शब्द हैं, तो सेफोलॉजी में बड़े फर्क का वो द्योतक हो सकता है। बिल्कुल, आप विपक्ष के नेता बने रह जाएंगे और फिर से नीतीश कुमार जी की ताजपोशी हो जाएगी, ये परिणाम भी हुआ। इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। 2 दिन ये बोलिए, हम चाहते हैं कि जनता का अपमान कीजिए और जनता हमें उसका परिणाम देगी। अब अपमान बार बार कह रहे हैं, अब तो वोट बंद हो गया है, ये अपमान कहाँ ये बता रहा है कि आपकी सरकार बन गई है? जनता के साथ ऐसा तो नहीं बता रहा है कि आपकी सरकार बन गई। आप दोनों को, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए, बिल्कुल नहीं बन रही है, तानाशाही, रुकिए, यही है रुकिए, तानाशाही और अहंकार। मृत्युंजय जी, अहंकार को मृत्युंजय जी, चकनाचूर
जनता की आंखों में प्यार देखा है, जरा प्यार से मेरी बात सुन लीजिए, उसी प्यार का हवाला आपको दे रहा हूँ। अभी जब आएगा नतीजा एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखाने वाले हैं। ये बार बार कहा गया कि जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो तेजस्वी के साथ था, क्योंकि उसने लालू का जंगल राज, कथित जंगल राज नहीं देखा था। क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स ने आरजेडी को वोट किया है? जानते हैं शोभना से। शोभना, मेरा हेलीकॉप्टर जो है वो रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। भगवान हनुमान जी का मंदिर, बजरंगबली का आपको दिखाई दे रहा है। डेमोग्राफिक डिटेल्स पर हमने वोट डिवीजन का आंकड़ा निकालने की कोशिश की है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर, जो युवा है, उसका वोट किधर गया है, इस पर हम बात करेंगे। तो लीजिए, ये आंकड़ा निकलकर सामने आ गया। फर्स्ट टाइम वोटर जिसने लालू यादव का जंगल राज नहीं देखा, जो नहीं जानता कि किस जंगल राज की, किस तरीके की कानून व्यवस्था की बात हो रही है। 38.5% जो वोट है वो एनडीए के खाते में जा रहा है, यानी नीतीश कुमार को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है, और लालू गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस को 40.7। सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि जो बिहार का बेरोजगार है, क्या वो एक नई जाति बनकर उभरेगा इस पूरे चुनाव में? तो फर्स्ट टाइम वोटर में तो बढ़त लालू यादव के गठबंधन को दिखाई दे रही है। और अब जो दूसरा हमने वोट डिवीजन के आधार पर हमने आंकड़ा निकाला है, वो महिलाओं का आंकड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2005 से लेकर 2020 तक लगातार लगभग 10% का इजाफा हुआ है महिला वोटर में। और महिला वोटर, जिसको चुप वोटर, शांत वोटर माना जाता है, अपने पत्ते नहीं खोलती है महिलाएं, वो वोट जो है वो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मोदी के नाम पर महिलाओं को पूरा विश्वास अभी भी बरकरार है, और इसीलिए नीतीश गठबंधन को 38% और लालू गठबंधन को 35.3% का वोट मिला है। तो अगर सुमित हम इन आंकड़ों की बात करें तो फर्स्ट टाइम वोटर के आंकड़े जो हैं वो आरजेडी गठबंधन के साथ है, तो महिलाएं एनडीए गठबंधन के साथ दिखाई दी। और उसकी बहुत बड़ी वजह शोभना न सिर्फ महिलाओं के बीच में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, बल्कि बिहार में तो नीतीश कुमार भी है। जो शराबबंदी की, उस नशाबंदी हुई, उसका फायदा नीतीश कुमार को लगातार मिला है जब से इस सूबे में नशाबंदी हुई है। एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा मृत्युंजय तिवारी आपसे, क्यों महिलाएं आपके साथ नहीं आ पाती हैं? क्यों आपके साथ, मैं बहुत सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ, युवक जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो आपके साथ आता है, वो मुखर है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है तेजस्वी तेजस्वी, बदलाव बदलाव। क्या इससे महिलाएं डर जाती है? क्या इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है? देखिए सुमित जी, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हो सकता हम इस बात को मानते हैं कि उनके झांसे में, या उन्होंने जो जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे थे, जितना भय दिखाना था दिखा रहे थे, हो सकता है कुछ हमारी माताएं बहनें उसमें झांसे में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, आपको इस बात पर यकीन मानिए, हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप जो ये दिखा रहे हैं, इस एग्जिट पोल के अनुसार आप कह रहे हैं महिलाएं हमारे साथ नहीं आ सकी कंपैरेटिवली। हाँ, कंपैरेटिवली नहीं, सभाओं में एक भी महिला नहीं। लेकिन कोई विजुअल महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बिना मां के आशीर्वाद के कोई पुत्र का राज तिलक नहीं हो सकता है। बिहार की माताओं ने, बहनों ने अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को दिया है। मृत्युंजय जी, एक सवाल का जवाब, क्योंकि आपकी पार्टी जीत रही, सवाल पूछेंगे ना? जी जी, एकदम एकदम। क्यों खुद राबड़ी जी ने प्रचार नहीं किया, खुद मीसा जी नहीं दिखाई थी? देखिए, कौन सी रणनीति थी? अगर महिलाएं आपको लानी थी, आपके पास तो दो बड़े चेहरे थे, उनको क्यों नहीं उतारा गया कैंपेन में? ये बात हमारे नेता ने आरंभ में ही चुनाव प्रचार के समय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कह दिया था मीडिया बंधुओं से कि श्रीमती राबड़ी देवी जी को, चूंकि डायबिटीज का बीमारी है, कोरोना काल है, एज भी है, इन कारणों से वो नहीं निकली। जी, मीसा भारती जी भी नहीं निकल पाई। लेकिन आप ये सोचिए, उस 30 वर्ष के नौजवान का सोचिए, अकेले दम पर जो 18-19 सभा एक दिन में कर रहे थे, और 32 हेलीकॉप्टर का जवाब अकेले दे रहे थे। जवाब दीजिए। जिस तरह सचिन तेंदुलकर जब पहला मैच खेल रहे थे, तो इमरान खान और वसीम अकरम बाउंसर पर बाउंसर मार रहे थे।
लेकिन सचिन तेंदुलकर सारा बाउंड्री बाहर नहीं आ बॉल फेंक रहे थे। वो इसलिए नहीं आ रही थी, जो व्यवहार है इसको सुधार लीजिए। सत्ता और राजनीति में लंबा सफर अगर तय करना है ना, तो अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। उच्छृंखल होने से कोई लाभ नहीं होगा। और जिस स्कूल से आप आए 30 साल पहले इसी धरती पर मैं चुनाव लड़ा हूं, समझे ना? तो जिस समय आपकी पैदाइश नहीं हुई होगी, तो कुछ बड़ों का सुना कीजिए। इसी वजह से महिलाएं नहीं जाती थी आपके यहाँ। नहीं, पर ये बताइए ना राजीव जी, युवा क्यों नहीं आपके साथ? युवाओं के मामले में क्यों जेडीयू बिखर गई? ऐसा क्या नीतीश कुमार को सम्मोहित नहीं कर पाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो। अब ये कौन सा नीतीश सभा बढ़ा रहे हैं? नहीं, एक मिनट बैठिए आप लोग, अभी बैठिए, जब सबके लिए एक ही बात लागू होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की सभाओं के विजुअल्स देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सभाओं के भी विजुअल्स देख लीजिए जी। सभी आय वर्ग और सभी लिंगों के लोग वहां दिखेंगे। लैंगिक समानता और सभाओं में वर्गों में सभाओं में हूट हो रहे थे, सभाओं में उनके ऊपर प्रायोजित फेंका जा रहा था। आप इस सभा के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने इस सभा में आपके पहले आपका अनुभव नहीं होगा, यहाँ अनेक बार कार्यक्रम हुए हैं और कई बार मैंने कहा हाथ उठा के बताइए आप लोग किनके साथ हैं, तो सच्चाई सामने आई है। और इसीलिए मैं बताता हूँ, कुछ लोग इसीलिए आते हैं जिनका मकसद होता है उपद्रव करना और हंगामा करना। देखिए, इसी मानसिकता के कारण आज ये हस्र होने जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों का। अगर आपका आभूषण है तो ये आपको मुबारक हो। सत्ता अगर ये आपका आभूषण है तो आपको मुबारक। आपका अहंकार तो मंच से दिख रहा है। में हमारा यकीन नहीं है। अहंकार इस मंच से दिख रहा है। जिस समय आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आराम से बात करते हैं। हम लौट के आएंगे फिर इस चर्चा को आगे। हमारे बड़े भाई हैं, हम व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं। आज का चर्चा और बहस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो आप अच्छा कर रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि ब्रेक के पहले मैंने आपको कहा था कि डेमोग्राफी के हिसाब से भी आपके सामने आंकड़े रखेंगे, तो दलित ने कहां वोट किया, ओबीसी ने कहां वोट किया, वो जातीय आधार पर जो वोटिंग होती है उसको भी समझने की कोशिश सी वोटर ने की है, वो आपको दिखाते हैं। शोभना यादव के पास चलते हैं। शोभना, सत्ता का केंद्र पटना, क्योंकि मुख्यमंत्री दफ्तर, सचिवालय, विधानसभा सब पटना में है और मैं उसी पटना के ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। जैसा कि सुमित ने अभी जिक्र किया कि डेमोग्राफिक डिटेल्स के ऊपर हमने वोट डिवीजन का आंकड़ा लाने की कोशिश की है। दलित वोट किधर गया, जीतन राम मांझी कितना मददगार हुए एनडीए गठबंधन के लिए, ये आंकड़ा हम देख लेते हैं। और लीजिए, आंकड़ा सामने आ गया। दलित वोटर जो है वो 35.2% एनडीए गठबंधन के साथ गया, 33.7% लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गया। ये जो डिफरेंस है लगभग 1.5 मददगार हुए एनडीए गठबंधन के लिए, ये आंकड़ा हम देख लेते हैं। और लीजिए, आंकड़ा सामने आ गया। दलित वोटर जो है वो 35.2% एनडीए गठबंधन के साथ गया, 33.7% लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गया। ये जो डिफरेंस है लगभग 1.5% का, ये अगर हम वोट में कन्वर्ट करें तो सीटों में हम देखें तो आरजेडी गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। अब हम जिक्र कर लेते हैं आंकड़े की बात कर लेते हैं ओबीसी वोट की। देखिए, यादव जो है वो ओबीसी में आते हैं और एक फिक्स वोट बैंक माना जाता है तेजस्वी यादव का, और वो आंकड़ा ओबीसी वोटर जो है वो दिखाई भी दे रहा है। और ओबीसी में बहुत सारी कास्ट है, उसका वो जो पूरा वोट जुड़कर क्यूमुलेट होकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को जा रहा है 41.1% के साथ। यहां नीतीश कुमार गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है 36.8% के साथ। तो सुमित, जो फिक्स वोट बैंक है ओबीसी वोट बैंक आरजेडी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी का जो फैक्टर है उसने जरूर एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाया है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीतन राम मांझी जब से एनडीए में आया उसका फायदा जरूर मिला है। कम से कम सी वोटर के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं।
पटेल साहब, मैं आपका विश्लेषण जरूर चाहूंगा। ये जातीय आधार पर अभी भी वोट पड़ रहा है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। जब 2014 में बीजेपी जीती और जब 2017 में यूपी में आप जीते तो कहा गया कि जात पात सब खत्म हो गई है। अब सब लोग हैं एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। हमने तमाम जातीय समीकरणों को धता बता दिया है, पर आज फिर स्थिति वही होती दिखाई दे रही है। तो क्या वो जादू खत्म हो गया या वो जो पिक्चर पेश की गई थी वो गलत पिक्चर थी? नहीं, देखिए, न नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हुआ है, न वो जातीय जो आंकड़ा है वो भी समाप्त हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ओबीसी के लोगों ने, अगर आपके अनुसार जो इसके विश्लेषण है उसके अनुसार जो ऐसे कुछ परसेंटेज का जो ऐसे कम है, दलित समुदाय के लोगों का हम लोगों के पक्ष में ज्यादा समर्थन है। लेकिन आप देखेंगे कि यही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जिस प्रकार से सभी समाज के लोगों ने और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यहाँ मत दिया था और हमारा नारा ही था सबका साथ, सबका विकास। हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। तो जनता आपके साथ थी। अभी नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ रहा था, जनता ने आपका साथ नहीं दिया। नहीं, अभी जो आपका एक बात जो लाया है, मैं उसको पूरी तरह से नकारता भी नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहता हूं कि ये सब सही है। आप जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे और ईवीएम खुलेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दिए होंगे और सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिला होगा। जिस प्रकार से जो ऐसे हमने कोरोना के काल में भी जो काम किया है। आप यादवों की पार्टी बनकर रह गए। देखिए सुमित जी, ये परसेप्शन बनाया गया, लगातार दिख रहा है, आंकड़े में भी दिख रहा है। नहीं, आंकड़े में 5% का गैप है। हम बता रहे हैं, ये जो परसेप्शन बनाई गई, ये धारणा जो बनाई गई, उसको इस बार जनता ने तोड़ा। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। जो जिन लोगों ने कहा माई बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, बहन भाई सब है, और इसका परिणाम है ये जो आप देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये धारणा बनाई, लेकिन उस धारणा को इस बार जनता ने तोड़ दिया और ये दिख रहा है। आज मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ है। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि यूपीए ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही थी? उनका गठबंधन इंटैक्ट दिख रहा था, प्लस उसमें लेफ्ट का वोट भी मिल गया। इस बार आपके गठबंधन में बिखराव हुआ। अगर मैं 19 से बात करूं, कुशवाहा चले गए, पासवान चले गए, और वो जो यूनिटी थी वो यूनिटी फील नहीं की जा रही थी। आप मानेंगे? इसको दूसरे तरीके से अगर देखिए जी, तो महागठबंधन कमजोर हुआ। उपेंद्र कुशवाहा का जो ताजा जो उनका परिचय पत्र में उनका नया पता है, वो यूपीए से अलग दल में चले गए, एक नए अलायंस को उन्होंने बनाया। वीआईपी पार्टी उनके यहां से निकल करके एनडीए में आई और हम पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ा। तो ये महागठबंधन की ताकत कम हुई। हमारा ये मानना है कि ये जो निष्कर्ष है, ये आपका पैमाना है कि किस जाति, किस समुदाय ने ज्यादा वोट किया। नीतीश कुमार जी ने जो विमर्श राज्य में शुरू किया, जाति और धर्म के दायरे को काफी हद तक लांघ कर विकास को विमर्श का केंद्रीय मुद्दा बनाया, और इसीलिए सड़कें, बिजली, विशेष राज्य दर्जा, जीडीपी, जो ये सीडी रेशियो, ये तमाम सवाल बिहार के विमर्श में पहले नहीं थे। इन मुद्दों को लाने के बाद आज कम से कम तेजस्वी यादव को भी हिम्मत नहीं हुई कि केवल जात पात की बात करें। अंदर खाने जो भी कर रहे हो, लेकिन रोजगार जैसे सवालों को लाने के पीछे भी तो नीतीश कुमार जी के एजेंडे के अनुरूप उन्हें काम करना पड़े। इस दिशा में अगर राजनीति आगे बढ़ रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए कि जात के आधार पर नहीं, नाम के आधार पर नहीं, विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर। आनंद जी, मैं आता हूं आपके पास। एक और आंकड़ा रह गया है, इसके पहले उसको भी दिखा देते हैं कि मुस्लिम समुदाय किस हद तक आरजेडी के पीछे खड़ा था। इसको भी देख लेते हैं। शोभना के पास चलते हैं। बिल्कुल सुमित, मेरा हेलीकॉप्टर जो है वो पटना के इर्द गिर्द उड़ रहा है और मुस्लिम वोट की आप बात कर रहे हैं। आरजेडी का ये फिक्स वोट बैंक माना जाता है, MY फैक्टर, यानी मुस्लिम और यादव, लेकिन यहाँ हम मुस्लिम वोटर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सीधा सीधा फायदा आरजेडी को, और जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। आरजेडी
प्लस के खाते में 62% मुस्लिम वोट गया है, 17.7% एनडीए गठबंधन के साथ गया और ये तय भी था। मतलब ये कोई ऐसा अप्रत्याशित सामने नहीं है परसेंटेज, ये मालूम ही था कि जो मुस्लिम वोट है वो सीधे सीधे आरजेडी के खाते में जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं शहरी वोटर की, जिसको कि ये माना जाता है कि वो एनडीए का फिक्स्ड वोट बैंक है। क्या एनडीए का जो फिक्स वोट बैंक है अर्बन वोटर, वो एनडीए के साथ ही गया है? ये इस आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि जो शहरी वोटर है वो बहुत निर्णायक वोटर है। लेकिन अगर हम सीटों के रूप में देखें तो बहुत फायदा, क्योंकि एनडीए गठबंधन को नहीं हो रहा है। तो क्या शहरी वोटर ने अपना मन बदल लिया है? क्या जो शहरी सवर्ण है वो जेडीयू से छिटक कर आरजेडी के साथ चले गए? आंकड़े का इंतजार, आंकड़ा हमारे पास आएगा, थोड़ा सा विलंब हो रहा है सुमित, हम अगले सेगमेंट में दिखाएंगे। फिलहाल जो मुस्लिम वोट है उसका सीधा सीधा जो ट्रांसफर है वो आरजेडी को हुआ है। बिल्कुल, और मुस्लिम वोट मोटे तौर पर आरजेडी के साथ माना जा रहा था, कांग्रेस के साथ माना जा रहा था। माधव जी, मैं आपसे एक बात आपको बताना चाहूंगा सुमित जी कि ये जो आपने भीड़ देखी और जो वोटिंग का ही पैटर्न भी देखा, इस बार कास्ट जो है वो धीरे धीरे वो क्लास में बदल गया। और सच्चाई ये है कि वो जो पहले जो जाति जो शुरू से करते आ रहे थे लोग, वो अब समुदाय बन के, वो एक वर्ग बन के उन लोगों ने मिलके वोट किया। क्योंकि अगर सभा में जाके अगर आप देखिएगा, जैसे आपने कहा तेजस्वी जी की रैली में या फिर राहुल जी की रैली में, आप गिनिएगा तो यादव भी मिलेंगे आपको, तो ब्राह्मण भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, तो क्षत्रिय भी मिलेंगे। तो उससे ऊपर उठ चुका है बिहार, अब फिर वहाँ उतनी गहराई में नहीं गया है, जो सच्चाई है। और दूसरी बात, आंकड़े ये नहीं कह रहे, जो बात आप कह रहे हैं ना, नहीं आपको ये पता चल जाए, आप देखिए ना मामला हो, आपको आपके आंकड़े बता रहे हैं, आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मण वोट कांग्रेस को या आरजेडी को नहीं पड़ा है? ऐसा तो नहीं है, नहीं है, पड़ा है, परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरे जैसे फॉरवर्ड की बात जैसे हमारे भाई ने कही, ऐसा तो कभी नहीं रहा पटेल साहब, ऐसा कभी नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने कहा, जिस तरह से आप लोगों ने एनालिसिस कर दिया, सिर्फ एमवाई समीकरण की बात करें, मैं मानता हूं कि सभी समाज के, सभी वर्ग के लोगों के, सभी जाति के लोगों का एनडीए के पास समर्थन है। मैं इस बात को पूरी तरह से जो ऐसे 2 दिन और कह लीजिए। और आपने देखा दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने दावे हैं, यूपीए के भी और एनडीए के भी। दोनों लोग अपने अपने दावों में ये कह रहे हैं कि सरकारें उनकी बनने वाली हैं। बस 10 तारीख का इंतजार करिए, एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं और बहुत ही नेक टू नेक लड़ाई है, बहुत ही कांटे की टक्कर है, किसी भी करवट उठ बैठ सकता है। एक सीट ऊपर नीचे किसी की सरकार गिरा सकती है या किसी की सरकार बना सकती है। तमाम एग्जिट पोल लगभग ऐसी कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। इसीलिए आपके लिए महापोल को देखना बहुत जरूरी है। तमाम एग्जिट पोल एक साथ एक जगह अब से कुछ ही मिनटों के बाद आप देख पाएंगे यहीं एबीपी न्यूज पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अगले सेगमेंट में आपके साथ होंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। देखते रहिए एबीपी न्यूज।